Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focus and Present Studies. 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में आप लोग मेरी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं स्मॉल बिजनेस का मीनिंग क्या है, उसका रोल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, रोल इन द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आल्सो इन द रूरल इंडिया. ये हम लोग ऑल एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ आप लोगों को विद ऑल द सुटेबल एग्जाम्पल्स. Today in this video, I am going to teach you इन स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स, क्या एजेंसीज बताई हुई हैं, क्या सेटअप किया हुआ है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंसेंटिव्स ऑफर कर रही है. एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, इसकी नीड क्या होगा, इन सब के बारे में टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप with part 2. Okay, so let's start with the government schemes and agencies set up for the small businesses. To promote small scale industries, Government of India set up institutions, agencies, means government schemes are set up for the small scale businesses. दो हैं बेटा. नंबर 1 is the NSIC, DIC. मैं बार बार बताती हूँ बेटा आपको कि एब्रीविएशन की फुल फॉर्म भी एग्जाम में आती है. NSIC मैंने नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन. DIC मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, एक नेशनल लेवल पे और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. चलिए इन दोनों के बारे में मैं बताती हूँ, सुनते सुनते ही याद हो जाएगा, ये मेरी अश्योरेंस है बेटा आपको. NSIC और DIC सेटअप हुआ 1955 में, सेटअप हुआ 1978 में. NSIC का फोकस क्या था? टू प्रमोट, टू गिव द एड, टू इंक्रीज, टू फोस्टर द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन द कंट्री एट द नेशनल लेवल. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल बिजनेस को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं. तो उन्हीं के नेशनल लेवल पे उन्हीं को प्रमोट करने के लिए, उन्हीं को एड देने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए क्या बनाया गया? NSIC. ठीक है ना. अब NSIC क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, इसकी क्या फंक्शंस है, इसका क्या फोकस है, तो देखेंगे. नंबर 1 इज द NSIC सप्लाई करता है ऑन द हायर परचेज टर्म्स पे. मैंने इकट्ठा तो ले सकते नहीं हो आप, पैसे नहीं है इतने, तो हायर परचेज टर्म्स पे इंडिजीनियस इंपोर्टेड मशीन्स को सप्लाई करेगा. इंडिजीनियस इंपोर्टेड रॉ मटेरियल को सप्लाई करेगा. मशीन्स, रॉ मटेरियल, और जो मटेरियल से प्रोडक्ट बन के आया उस प्रोडक्ट्स को भी वो एक्सपोर्ट करने में भी आपकी हेल्प करेगा, ताकि एक डेवलप द एक्सपोर्ट वर्दीनेस. उनकी सर्विसेज को मेंटर करेगा, एडवाइस देगा, उनको अवेयर करवाएगा हाउ द टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन. उस टेक्नोलॉजी को वो अपग्रेड करेगा, लोगों में अवेयर करेगा, क्रिएट द अवेयरनेस फॉर द बिजनेस यूनिट्स. ठीक है ना. तो क्या बोला मैंने आपको? ऑन द हायर परचेज टर्म्स पे NSIC सप्लाई करता है इंडिजीनियस इंपोर्टेड मशीन्स को, रॉ मटेरियल्स को, जो प्रोडक्ट बन के आया उनको एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, है ना. उनको एडवाइजरी देता है, सर्विसेज देता है, उनको टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाता है टू फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो यह किसका काम हुआ? NSIC का. आई होप याद भी हो गया होगा. अब हम बढ़ते हैं DIC. सेटअप कब हुआ था? 1978 में. क्यों? वाई? व्हाट इज द पर्पस? विद a view to provide the integrated administrative framework at the district level. नाम क्या है इसका? DIC. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही तो होना है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, उनका फ्रेमवर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जितने भी प्रॉब्लम्स आती है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको DIC लुक आफ्टर करता है. हो गया क्लियर? वेरी गुड. अब DIC की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं?
पहले तो वो देखेगा कि क्या क्या सुटेबल स्कीम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगा। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता है DIC? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सुटेबल स्कीम्स। जो स्कीम्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। उसके कंसर्न में ही हम अब रिपोर्ट भी बनाई जाएगी, प्रिपरेशन ऑफ द फिजिबल रिपोर्ट्स। अगर सब कुछ सही है तो उनके लिए अब क्रेडिट को अरेंज भी किया जाएगा, उनको मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए भी इनको अरेंज करवाया जाएगा, उनके लिए रॉ मटेरियल को भी परचेज किया जाएगा, साथ में उनको जितनी सर्विसेज हम दे सकते हैं फॉर देयर एक्सटेंशन वो भी DIC ही प्रोवाइड करेगा। कितना आसान हुआ ना बेटा, देखो आइडेंटिफाई करना है सुटेबल स्कीम्स को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अडॉप्ट कर सकते हैं, उनके लिए फिजिबल रिपोर्ट्स बनाई जाएंगी। अगर सब कुछ सही रहा तो उनके लिए क्रेडिट भी अरेंज किया जाएगा, उनके लिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट भी अरेंज किए जाएंगे, रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, जितनी सर्विसेज हम दे सकते हैं उनको टू एक्सटेंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सब DIC करेगा। वो सब एक्टिविटीज़ कौन करता है? एट द DIC लेवल पे होंगी। आसान हुआ ना बेटा। अब हम करते हैं आगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंसेंटिव्स ऑफर करे हैं इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से इंसेंटिव्स टू प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ पे भाई, कहाँ होता है? रूरल एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, ये सब स्पेशली इन्हीं पे ही मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंसेंटिव्स ऑफर करती है टू प्रमोट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कौन से इंसेंटिव्स हैं? डेफिनेटली भी देखो ना, रूरल में, ट्राइबल में, बैकवर्ड में, हिली में क्या प्रॉब्लम आती है? लैंड की, वाटर की, पावर की, रॉ मटेरियल की, फाइनेंस की, GST की, इन सब इंसेंटिव्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। लैंड का मतलब क्या हुआ कि हम हर स्टेट पे हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए। एवरी स्टेट ऑफर्स डेवलप प्लॉट्स फॉर द सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज। उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वेरी करती हैं, तो उनके लिए भी वो जैसे मान लो पेमेंट करनी है हमने इंस्टॉलमेंट में, तो उनको वही इंसेंटिव ऑफर करते हैं सो दैट दे डोंट चार्ज द रेंट इन द इनिशियल ईयर्स। जब बाद में धीमे धीमे हम इंस्टॉलमेंट्स में भी हम पेमेंट कर सकते हैं उन लैंड की। फिर आपका आता है वाटर। वाटर इज सप्लाइड ऑन ए नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। वाटर भी तो जब तक हम किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वाटर सप्लाई नहीं किया जाएगा तो वो तो सेटअप हो ही नहीं पाएगा। तो ये तो इंसेंटिव बहुत ज़रूरी हुआ। लैंड भी बहुत ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है। वाटर इज सप्लाइड ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। कभी कभी 50% कंसेशन देते हुए और कभी कभी 5 साल के पीरियड के लिए हमने आपका वाटर चार्जेस को हमने एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो वाटर इज सप्लाइड, दिस इंसेंटिव इज गिवन टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फिर आपका आया पावर। पावर इज सप्लाइड एट द कंसेशनल रेट ऑफ 50%। किसी किसी स्टेट्स में तो एग्जेम्प्ट भी होती है पेमेंट इन द इनिशियल ईयर्स में। आप सेटअप करो, काम शुरू करो, आपकी हम पावर को हम आपकी सप्लाई इसकी चार्जेस को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है ना। फिर आपका आया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या हुआ कि हमने ऐसे यूनिट्स को लोकेट किया बैकवर्ड एरियाज़ में ताकि जिनको हमने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी, जहाँ पे रॉ मटेरियल एकदम बहुत स्कार्स है, जैसे सीमेंट हुआ वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, आयरन हुआ, स्टील हुआ वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, तो वहाँ पे भी हमने ऐसे यूनिट्स को लोकेट किया टू प्रोवाइड देम रॉ मटेरियल्स। फिर आपका आया फाइनेंस। फाइनेंस क्या होता है? हम जनरली बिल्डिंग के लिए, कैपिटल एसेट्स के लिए 10 से 15% इज गिवन सब्सिडी फॉर द बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स। और कभी कभी किसी किसी स्टेट में तो लोन्स भी ऑफर किए जाते हैं। लोन्स आर आल्सो ऑफर्ड एट द कंसेशनल रेट्स। तो हमारा हो गया फाइनेंस का। अब बचा हमारा GST। स्मॉल इंडस्ट्रीज जिनकी टर्नओवर लेस देन 20 लाख है, 20 लाख से कम है, दे आर कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड वेदर दे रजिस्टर और नॉट। वहाँ पे GST क्या है? एग्जेम्प्टेड है कंप्लीटली, जिनकी टर्नओवर 20 लाख से कम होती है। तो हो गए सब इंसेंटिव्स भी, लैंड, वाटर, पावर, रॉ मटेरियल, फाइनेंस एंड GST। हो गया बेटा क्लियर? वेरी गुड। अब बारी आई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। एंटरप्रेन्योर, जब से हमने बिजनेस स्टडीज पढ़ना शुरू किया ना 11th क्लास में, हम लोग बोलते आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर, मैंने एक साहसी है ना। स्टार्टिंग से हम लोग जब भी हम नाम लेते हैं बिजनेस में
एज एन एंटरप्रेन्योर काम करो। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक, पर्पसफुल, क्रिएटिव एक्टिविटी। सिस्टमैटिक, पर्पसफुल, क्रिएटिव एक्टिविटी क्यों? ऑफ आइडेंटिफाइंग द नीड, मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, वाई? फॉर द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन हम बना रहे हैं, क्या, क्यों? बिकॉज दिस प्रोडक्शन इज वैल्यू टू द कस्टमर्स। हम प्रोडक्शन जो बना रहे, जो हम आउटपुट कर रहे हैं ना, वो हमने क्यों बनाया? बिकॉज दैट वैल्यूज फॉर आवर कस्टमर्स, रिटर्न्स फॉर द इन्वेस्टर्स, प्रॉफिट फॉर द सेल्फ। ये सब जो हम करते जा रहे हैं, तो वह हमें क्या मेन, हमारा एम क्या है? प्रॉफिट अर्निंग तो मेन एम है हमारा। और जहाँ वर्ड आया प्रॉफिट का, वहाँ रिस्क तो जुड़ा ही हुआ है, अनसर्टनिटी जुड़ी हुई है। फ्यूचर इज अनसर्टन। प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क और अनसर्टनिटी तो जुड़ी ही रहती हैं, बिकॉज दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो हमारा क्या हुआ? एंटरप्रेन्योरशिप, systematic, purposeful, creative activity of identifying the need, mobilizing the resources. Why? For organizing the production with a view to value our customers, return for the investors, profit for the self. अपने आप को हम क्यों छोड़ दें? ठीक है ना? with the कितना प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू द रिस्क, जो कि बिजनेस से जुड़ा हुआ है। यही हमारे जो हमने पढ़ा ना डेफिनेशन में, ये हमारे बन गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। सिस्टमेटिक एक्टिविटी एंटरप्रेन्योरशिप एक लॉफुल पर्पसफुल एक्टिविटी है। इसमें इनोवेशंस आते हैं, प्रोडक्शन आता है, रिस्क टेकिंग आता है। कैसे? देखो कैसे सिस्टमेटिक है बेटा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। इसमें हमारे स्किल्स, नॉलेज, हमारी ट्रेनिंग, हमारी कॉम्पिटेंसीज, हमारी कैपेबिलिटी, वो हम सब कुछ एक फॉर्मल एजुकेशनल लेवल पे हम लोग ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन, वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ हमारे साथ साथ सिस्टमेटिकली हमारा जुड़ा हुआ है। फिर हमने बोला लॉफुल। ये तो मालूम ही है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस शुड बी लॉफुल। इसमें हमारा अगर मान लेना हम बोलते हैं ना कि पर्पसफुल, मैंने हमारा अपना प्रॉफिट, हमारे गेन तो जुड़े ही हुए हैं कि हम क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव सम पर्पस। हमारा कोई तो ऑब्जेक्टिव है ना, टू अर्न प्रॉफिट, टू वैल्यू फॉर द सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आया इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, किसी को भी हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा कॉस्ट सेविंग हो, ऐसी इनोवेशन हम लगा रहे हैं। रेवेन्यू एनहांस हो, कॉस्ट सेविंग हो, रेवेन्यू एनहांस हो हमारा। ठीक है ना। तो हमने रिसोर्सेज को इस तरह से लगाया ताकि गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट शुड बी परफेक्ट, इनोवेटिव, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या हुआ कि एन एंटरप्रेन्योर असेंबल्स द, ऑर्गेनाइज द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना। जैसे मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को 5M, मैन, मटीरियल, मशीन, मेथड, इन सबको वो क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है। फॉर वाई? फॉर द प्रोडक्शन, फॉर प्रोडक्शन पर्पसेज। तो उसमें उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शामिल है, मैनेजरियल स्किल्स शामिल हैं, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। दे आर ऑल असेंशियल फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट इज द रिस्क टेकिंग। रिस्क तो मालूम ही है आपको, इट इज़ इनहेरेंट, इट इज़ inseparable element for the entrepreneur. Entrepreneur means risk. And entrepreneur runs in the enterprise for the profit motive, but there is always every possibility of loss also. Risk तो है ही ना, because future is uncertain, है ना। तो उसका गोल क्या है? गोल क्या है उसका? प्रॉफिट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो उसका गोल भी है वहाँ पर। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है हमारी? एक डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक, चेंजेबल है, बिकॉज ही हैज़ टू एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरमेंट, ही हैज़ टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, तभी वो क्या बनेगा? एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ही शुड बी अ डायनेमिक, सुटेबल टू अडॉप्ट द चेंजेस, न्यू टेक्निक्स, ही थ्राइव्स फॉर द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो उसका गोल क्या है? ये उसका गोल एंटर प्रोसेस होता है हमेशा। ही क्रिएट्स, ही ऑपरेट्स इन द एक्टिविटीज़। तो ये सब हमारे क्या होंगे बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स।
Okay. So in my next video, I will come with the Startup India, आत्मनिर्भर भारत. Okay. Startup India. तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक है बेटा. Please focus on your studies. Focus on all the points which I taught in this video. Till then, thank you and goodbye.